नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, ये दिसंबर 2015 का है, ठीक है। दिसंबर 2015 का पेपर 1 है, ठीक, पेपर 1 है। दिसंबर और जून 2015 का मैं अपलोड कर चुका हूँ। दिसंबर 2015 का ये पेपर 1 है, जिसे शुरुआत करते हैं। देखिए, कहा गया है कि एक परिभाषा जिसका अर्थ है जो जानबूझकर किसी प्रतीक को सौंपा गया है। अब सबसे बड़ी बात है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन समझ में अगर आ गया तो 75% आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इतना चांस होता है कि 75 से 80% की आपको आंसर सही पता होगा या फिर आप सॉल्व कर सकते हैं उसे। लेकिन अगर आप प्रश्न नहीं समझ पाए तो फिर आंसर तुकबंदी के हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक। यहाँ लिखा गया है, देखिए, एक परिभाषा जिसका अर्थ है जो जानबूझकर किसी प्रतीक को सौंपा गया है। मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए बहुत बहुत नॉर्मल भाषा में, जैसे आप लोग गुड मॉर्निंग लिखते हैं, गुड मॉर्निंग, तो उसे अब जीएम कर दिए, तो ये सिंबल में डाल दिए ना, प्रतीक के रूप में सौंपा गया हो ऐसे सिंबल में डाल दिए। जैसे मान लीजिए अब एमओयू आता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ना लिखकर एमओयू लिख दिया सीधे, तो ये हो गया। जैसे जैसे केएफसी हो गया, तो ये भी एक प्रतीक है, ठीक। जैसे इसका फुल फॉर्म होता है ना, कोरियन कुछ होता है ना, कोरियन स्टाइल फ्राइड चिकन, कुछ ऐसा होता है। तो ये हो गया, ऐसे हो गया, एमओयू हो गया। तो यही कहा गया है इसमें, ठीक है। इसमें यही कहा गया है, इसमें लिखा गया है कि ओह, लिखा गया है कि प्रतीक के रूप में सौंपा गया है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, वजीफ़ा। वजीफ़ा यहाँ लिखा गया है, इसमें इसका इंग्लिश में होता है स्टिपुलेशन, ठीक है। STPULATION, स्टिपुलेशन होता है या फिर स्टिपुलेटिव कर सकते हैं। तो ये वजीफ़ा हिंदी में लिखा गया है, ठीक। ऑप्शन सी हो जाएगा। और वही बात है कि अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। प्रतीक की बात की गई है तो वजीफ़ा हो जाएगा, ये स्टिपुलेशन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि बाकी सारे वीडियो मैं डालने वाला हूँ। और अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ेगा तो बनाएंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर सही लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़बरदस्ती नहीं। शिक्षण संस्थानों में आने वाले छात्रों की बाधा को अधिक से अधिक करना, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षक। अधिक से अधिक करना, ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हैं? सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हैं? ऑप्शन है, यह कई परीक्षाएं देकर छात्रों पर काम का बोझ बढ़ाता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक। यह ग्रेड के साथ अंक बदलता है, ठीक, ये तो ठीक है। अगर ग्रेड ए होता है, ग्रेड बी होता है, तो ये इसमें परसेंटेज बढ़ जाते हैं ना। ग्रेड ए हो गया तो सबसे अच्छा परसेंटेज हो गया, सबसे अच्छी कैटेगरी हो गई। तो इस तरह से कहा गया ग्रेड के साथ अंक अंक बदलता है। सी है कि यह छात्र के हर पहलू का मूल्यांकन करता है, ये भी सही बात है। सतत और व्यापक मूल्यांकन बहुत अच्छा मूल्यांकन माना जाता है और छात्रों के हर पहलू का मूल्यांकन करता है। यह परीक्षा भय को कम करने में मदद करता है, ये भी सही है। परीक्षा का जो भय हो गया है, पहले बच्चों में परीक्षा का बहुत भय था, अब धीरे धीरे अब सतत और व्यापक मूल्यांकन को अपनाया जा रहा है और परीक्षा का भय बच्चों के मन से निकल रहा है। BCD सही हो जाएगा, ठीक। तो ये BCD डी में है, ठीक है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षक की महान शक्तियों को दर्शाती है? शिक्षक की महान शक्तियों को दर्शाती है। अब इसमें क्या क्या है? संस्थागत प्रबंधन में पूर्णकालिक सक्रिय भागीदारी, नहीं। संस्थागत प्रबंधन में पूर्णकालिक सक्रिय भागीदारी हो, ये कोई महान शिक्षक की विशेषता नहीं है। उदाहरण स्थापित करना, हाँ, शिक्षक को चाहिए कि वो उदाहरण, बच्चों के सामने उदाहरण स्थापित करे। एक आदर्श बनना चाहिए शिक्षक को। शिक्षक को कहा जाता है ना, हमेशा आइडल होना चाहिए। बच्चे जो होते हैं वो अपने शिक्षक को देखकर सीखते हैं
और हर बच्चे में अपने किसी न किसी शिक्षक के गुण विद्यमान हो जाते हैं। उसके बाद है परीक्षण करने के लिए धारणाएं तैयार करना, ये भी ठीक है, एक महान शिक्षक की विशेषता ये भी है। उसके बाद है गलतियां स्वीकार करना, हाँ ये तो सबसे अच्छी बात है कि अगर शिक्षक देखिए कोई भी परिपूर्ण नहीं होता है, ठीक है, तो कोई परिपूर्ण नहीं होता है तो गलतियां भी स्वीकार करनी चाहिए कि हाँ ये हमारे से गलती है और उसे सुधारेंगे, ठीक है। तो ये तीनों सही हो जाएंगे, बी सी डी, हाँ बी में सही है, ठीक है, तो बी सही हो जाएगा, इसका बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो फिर आंसर आप कर पाएंगे, ठीक है। चौथा है बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है कि वे सच्चे झूठे प्रकार के प्रश्नों की तुलना में अधिक उद्देश्यपूर्ण होते हैं, वे निबंध प्रकार के प्रश्नों की तुलना में कम उद्देश्यपूर्ण होते हैं, वे लघु उत्तर प्रकार के प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिपरक होते हैं, और चौथा है कि वे सच्चे झूठे प्रकार के प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिपरक होते हैं। नहीं, व्यक्तिपरक तो होंगे ही नहीं, बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न जो होते हैं वो व्यक्तिपरक नहीं होते हैं, उद्देश्यपूर्ण होते हैं। तो देखिए ये कम, और वो भी यहाँ कम लिखा गया तो ये भी गलत हो जाएगा, बाकी ए सही हो जाएगा, मतलब ना वे सच्चे झूठे प्रकार के प्रश्नों की तुलना में अधिक उद्देश्यपूर्ण होते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा पर एक स्वतंत्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में जैक्स डेलर्स ने यूनेस्को को रिपोर्ट दी थी। कौन सा रिपोर्ट था वो? जैक्स डेलर्स ने कौन सा रिपोर्ट यूनेस्को को दिया था? इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन रिपोर्ट नहीं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं, अच्छा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कब से कब तक, इसका टाइम पीरियड आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइएगा, इसका टाइम पीरियड कब तक था, ठीक है। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ गया, उसका भी टाइम पीरियड बता दीजिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 2015 से 30 तक है, ठीक है। एसडीजी का, एसडीजी का, ठीक है। अब इसका आप लोग बताइएगा हमको, ठीक। तो यहाँ सीखना भीतर खजाना, ठीक, हिंदी में लिखा गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जैक्स डेलर्स ने ये सीखना लर्निंग का रिपोर्ट उसने यूनेस्को को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवां। अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? निदान, बिल्कुल सही, निदान तो चाहिए, डिग्नोस्टिक होना चाहिए बच्चे का। उपाय, ये भी ज़रूरी है, अगर बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं सीख पा रहा है, उसकी जानकारी प्राप्त करना ही निदान, ठीक। उपाय, अब उसका उपाय करना ये भी ज़्यादा ज़रूरी है, उसको सही दिशा देना और प्रतिक्रिया सही देना ये तो और ज़्यादा ज़रूरी है। जो हम फीडबैक देते हैं बच्चों को, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चारों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भागीदारी अनुसंधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, भागीदारी अनुसंधान की बात की गई है। यह ज्ञान को शक्ति के रूप में पहचानता है, यह विशेषज्ञों के रूप में लोगों पर जोर देता है, यह जांच की एक सामूहिक प्रक्रिया है, या फिर इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन है। ये देखिए, भागीदारी अनुसंधान की बात करेंगे तो एकमात्र उद्देश्य इसका यही होता है कि वो ज्ञान का उत्पादन करे, ठीक है। जब भी हम मतलब कोई भी रिसर्च करते हैं उसमें कई लोगों को उसमें सम्मिलित करते हैं अगर, तो हम चाहते हैं कि कोई ज्ञान निकले उसमें से, ठीक है, उसमें से कोई ना कोई ऐसा मतलब ज्ञान निकले कि जो सबके लिए, समाज के लिए कल्याणकारी हो, ठीक। तो इसका एकमात्र उद्देश्य होता है ज्ञान का उत्पादन, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह केवल वैकल्पिक परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। नहीं, यह केवल शून्य परिकल्पना है। हाँ देखिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, और ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए इसे, आप लोग एकदम पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा गया है कि यह केवल शून्य परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। केवल शून्य परिकल्पना का परीक्षण किया जा सकता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि केवल शून्य परिकल्पना का ही परीक्षण किया जा सकता है, नल हाइपोथेसिस का ही परीक्षण किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आठवां का बी सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी संदर्भित करने के प्रारूप की एपीएस शैली के बुनियादी नियम हैं? तो क्या है? पत्रिका लेख या निबंध जैसे छोटे कामों के शीर्षकों को व्यवस्थित करना। पत्रिका लेख या निबंध जैसे छोटे कामों के शीर्षकों को व्यवस्थित करना। नहीं नहीं नहीं, एपीएस शैली में ऐसा नहीं होता है। लेखक का नाम और वो भी अंतिम नाम पहले होता है, ये सही है। जैसे नाम मान लीजिए, नाम है राम कुमार, नाम है राम कुमार, हिंदी वाला ले लेते हैं राम कुमार, तो वो वहाँ कुमार राम हो जाएगा, ठीक है। अंतिम नाम पहले रहता है तो कुमार राम हो जाएगा। ये एपीएस शैली में होता है। उसके बाद पुस्तकों और पत्रिकाओं जैसे लंबे कार्यों के शीर्षकों को व्यवस्थित करना, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। वर्णानुक्रमिक अनुक्रमणिका संदर्भ सूची, ये भी ठीक है। तो बी सी डी, किसमें बी सी डी, बी सही हो जाएगा, ठीक है। बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी सही हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ए पी ए शैली है, ठीक, ए पी ए शैली है। दूसरी शैली कौन सी है आप लोग बताएंगे? दो शैली होती है, ठीक है, दो शैलियाँ होती हैं। दूसरी शैली आप लोग बताइएगा। दसवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक संगोष्ठी की विशेषताएं हैं? यह शैक्षणिक निर्देशों का एक प्रारूप है। इसमें सवाल करना, चर्चा करना और बहस करना शामिल है। ये दोनों सही हैं। इसमें व्यक्तियों के बड़े समूह शामिल होते हैं। नहीं, संगोष्ठी में व्यक्तियों का बड़ा समूह जरूरी नहीं है, ठीक है। तो सी जिसमें है उसको तो काट ही दो, ए को काट दो और सी को काट दो। अब बचा क्या? बी डी दोनों में है। अब ए क्या कह रहा है? यह शैक्षणिक निर्देशों का एक प्रारूप है, सही बात है। तो डी सही हो जाएगा यहाँ, ठीक, डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए है, बी और डी तो दोनों में है, ए इसमें है तो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शोधकर्ता एक शहरी क्षेत्र में किसी विशेष राजनीतिक पार्टी की संभावनाओं का अध्ययन करने में रुचि रखता है। अध्ययन के लिए उसे कौन सा उपकरण पसंद करना चाहिए? रेटिंग स्केल, साक्षात्कार, प्रश्नावली या फिर अनुसूची? देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। एक शोधकर्ता एक शहरी क्षेत्र में किसी विशेष राजनीतिक पार्टी की संभावनाओं का अध्ययन करने में रुचि रखता है, तो उसे कौन सा उपकरण पसंद करना चाहिए? अब मान लीजिए आप खुद शोधकर्ता हैं, आप खुद रिसर्चर हैं और आपको किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में, उसकी संभावनाओं के बारे में आपको अध्ययन करना है, तो आप क्या करेंगे? इंटरव्यू तो नहीं लेंगे, अब सूची बनाएंगे नहीं, रेटिंग स्केल से काम करेंगे नहीं, तो सबसे अच्छा होगा प्रश्नावली। आप लोगों से प्रश्न पूछेंगे जा जाकर, तो वो प्रश्नावली में आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप लेटर से प्रश्न पूछ सकते हैं, तो प्रश्नावली सही हो जाएगा, ठीक। 11 का सी। 12वां क्वेश्चन है कि शोध के नैतिक मानदंडों के लिए दिशा निर्देश शामिल नहीं है। शोध के नैतिक मानदंडों के लिए दिशा निर्देश किस में शामिल नहीं होता है? थीसिस प्रारूप में तो नहीं होता है, नहीं नहीं इसमें नहीं होता है। थीसिस प्रारूप में उसके नैतिक मानदंडों के लिए दिशा निर्देश शामिल नहीं होता है। कॉपीराइट में होता है, पेटेंट नीति में भी होता है, डेटा साझाकरण नीतियों में भी होता है, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ नहीं पूछा है ना, नहीं पूछा है तो ए सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया शिक्षकों के छात्र मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य हैं। छात्र की कमजोरियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, शिक्षकों को अध्ययन को गंभीरता से लेने के लिए, देखिए यहाँ बहुत ध्यान से पढ़ने की बात है। शिक्षकों के छात्र मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य हैं, यहाँ मूल्यांकन किसका हो रहा है? शिक्षकों का, ठीक है। मूल्यांकन शिक्षकों का होगा, न कि छात्र का। मूल्यांकन शिक्षकों का होगा यहाँ, ठीक है। तो छात्र मूल्यांकन करेंगे, छात्र मूल्यांकन कर रहे हैं और शिक्षकों का मूल्यांकन हो रहा है। तो इसमें कहा गया है कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों की कमजोरियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। अरे जब छात्र खुद मूल्यांकन कर रहे हैं शिक्षक का, तो छात्र की कमजोरियों के बारे में तो जानकारी इकट्ठा करने की बात ही नहीं होगी, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बात को समझिएगा, यहाँ छात्र मूल्यांकन कर रहे हैं शिक्षक का। कई बार होता है ना कि जैसे मतलब शिक्षक आते हैं पढ़ाते हैं, तो उसके बाद
उनके जाने के बाद छात्र खुद मूल्यांकन करते हैं कि ये सर जी कैसे हैं। ठीक है, नॉर्मली कहते हैं ना कि नहीं सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो छात्र मूल्यांकन कर रहे हैं शिक्षक का यहाँ, तो छात्रों की कमजोरियों की बात नहीं होगी। ठीक। दूसरा है शिक्षकों को अध्यापन को गंभीरता से लेने के लिए। हाँ, ये सही हो जाएगा। यहाँ शिक्षकों की बात होगी, शिक्षकों को शिक्षण में के नवीन तरीकों को अपनाने में मदद करने के लिए, ये भी सही है। शिक्षक लक्षणों में और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना, ये भी सही है। तो बी सी डी, बी सी डी, बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझना होगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो फिर आंसर आप कर पाएंगे, वरना फिर गलती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर। विचारों के एक गतिशील पैटर्न की शुरुआत के रूप में कक्षा संचार के केंद्रीय बिंदु का उपयोग निम्नानुसार किया जाता है। प्रणालीकरण, समस्या अभिविन्यास, आइडिया प्रोटोकॉल या फिर माइंड मैपिंग। विचारों के एक गतिशील पैटर्न की शुरुआत के रूप में कक्षा संचार के केंद्रीय बिंदु का उपयोग निम्नानुसार किया जाता है। तो माइंड मैपिंग के अनुसार किया जाएगा। ठीक, डी सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवाज़ के पहलू भाषा के अलावा अन्य के रूप में जाना जाता है। आवाज़ का जो पहलू, देखिए ये क्वेश्चन अब भी आएगा 2023 दिसंबर के। अच्छा, इसको एकदम इम्पोर्टेंट कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए, बल्कि स्टार मार्क कर लीजिए। और ये क्वेश्चन दिसंबर 2023 के लिए, दिसंबर 2023 के लिए मान लीजिए, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन बहुत आ रहा है आपकी, आवाज़ के पहलू भाषा के अलावा अन्य किसके रूप में जाना जाएगा। तो यहाँ पैरा लैंग्वेज होता है ना, पैरा लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है आवाज़ के पहलू को। ठीक है, व्यक्तिगत भाषा के नहीं, शारीरिक भाषा नहीं, वितरण भाषा नहीं, पैरा भाषा। ठीक है, तो पैरा लैंग्वेज के रूप में जाना जाएगा, 20 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हर प्रकार का संचार इससे प्रभावित होता है। हर प्रकार का संचार किससे प्रभावित होता है? रिसेप्शन से हर प्रकार का संचार प्रभावित नहीं होगा, ट्रांसमिशन से भी हर प्रकार का संचार प्रभावित नहीं होगा, गैर विनियामक से तो होगा ही नहीं। तो प्रसंग, रेफरेंस जो होता है, रेफरेंस से हर प्रकार का संचार प्रभावित होता है। ठीक है, अब रेफरेंस अलग हो जाएगा, होता है ना, मतलब एक ही बात को आप दो लोगों से कहते हैं अगर अलग अलग रेफरेंस में, तो वो दोनों का भाव अलग हो जाता है ना। तो अगर रेफरेंस अगर बदल दिए आप, तो फिर उसका पूरा पूरा भाव बदल जाता है, प्रभावित करता है। ठीक है, संचार को प्रभावित करता है रेफरेंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर। कक्षा संचार के संदर्भ में दृष्टिकोण कार्य और दिखावे के रूप में माना जाता है। कक्षा संचार के संदर्भ में दृष्टिकोण कार्य और दिखावे के रूप में माना जाता है। मौखिक नहीं होगा, मौखिक तो नहीं होगा, इसके उल्टा ही होगा, गैर मौखिक हो जाएगा। सही है, गैर मौखिक हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। चौबीसवां देखते हैं, लेट मी सी, 22वां का गैर मौखिक ही होगा। ठीक है, कक्षा संचार के संदर्भ में दृष्टिकोण कार्य और दिखावे के रूप में गैर मौखिक का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सही है। एक कक्षा में संचारक का विश्वास स्तर निम्न द्वारा निर्धारित किया जाता है। संचारक का विश्वास किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? संचारक का जो विश्वास है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अगर हम कोई अगर पढ़ा रहे हैं मान लीजिए, या फिर कोई बात कर रहे हैं, तो उसका निर्धारण किससे किया जाता है? नेत्र संपर्क से। अगर हमारा नेत्र संपर्क, आई कांटेक्ट, हम अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आई कांटेक्ट हमारा मिल ही नहीं रहा है, हम ऐसे मतलब इधर उधर देख रहे हैं, तो वो समझ में आ जाएगा कि नहीं, मतलब विश्वास नहीं, आत्मविश्वास इसमें नहीं है। ठीक है, अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप आई कांटेक्ट करके बात करते हैं किसी से भी। तो यहाँ बहुत आसान सा आंसर हो जाएगा डी, नेत्र संपर्क। हाइपरबोला का उपयोग नहीं होगा, आवाज़ स्तर का परिवर्तन नहीं होगा, अमूर्त अवधारणाओं का उपयोग ये भी नहीं होगा। नेत्र संचार के यहाँ सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि जब हम आई कांटेक्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है।
उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। नीचे दिए गए तर्क पर विचार कीजिए। क्या है तर्क? पूर्व शिक्षकों का रोजगार परीक्षण काफ़ी उचित है क्योंकि डॉक्टर, आर्किटेक्ट और इंजीनियर जो अब कार्यरत हैं उन्हें इस तरह के परीक्षण का सामना करना पड़ता है। पूर्व शिक्षकों का रोजगार परीक्षण काफ़ी उचित है क्योंकि डॉक्टर, आर्किटेक्ट और इंजीनियर जो अब कार्यरत हैं उन्हें इस तरह के परीक्षण का सामना करना पड़ा। तो ये अनुरूप हो जाएगा, ठीक, ये अनुरूप बता रहा है ना, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रस्तावों में दो चाप इस तरह से संबंधित हैं कि वे दोनों सच हो सकते हैं। ठीक है, दोनों सच हो सकते हैं, हालांकि वे दोनों झूठ नहीं हो सकते। तो वे प्रस्ताव कौन से होंगे? सही कोड का चयन करना है। कहा गया है कुछ पुजारी चालाक होते हैं। कोई पुजारी चालाक नहीं है, सभी पुजारी चालाक हैं और कुछ पुजारी चालाक नहीं हैं। इसमें कहा गया है कि दोनों सच हो सकते हैं, ठीक, दोनों सच हो सकते हैं। तो क्या होगा? कुछ पुजारी चालाक होते हैं और कुछ पुजारी चालाक नहीं होते हैं। ये दोनों सच है ना, कुछ पुजारी चालाक होते हैं ये तो सच है, और कुछ पुजारी चालाक नहीं होते ये भी सच है। तो दोनों एक साथ सच हो सकते हैं, ए और डी हो जाएगा, ठीक, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक संरचना का प्रस्ताव का एक क्लस्टर जिसमें कुछ निष्कर्ष प्रदर्शित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? एक इंजेक्शन, एक तर्क, एक स्पष्टीकरण या फिर एक तर्क, वैध तर्क। तो एक तर्क हो जाएगा, ठीक, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कारण और प्रभाव है, ठीक है। इसमें लिखा गया है कोई भी आदमी पूर्ण नहीं है और उसका कारण दिया गया है कि कुछ पुरुष परिपूर्ण नहीं है। कोई भी आदमी पूर्ण नहीं है, ठीक है, और उसमें दिया गया है आर कि कुछ पुरुष परिपूर्ण नहीं है। अब पूछा गया है कि कौन सा कोड सही है। दोनों ए और आर सच हैं लेकिन पर्याप्त कारण ए के लिए प्रदान नहीं करता है। तो ये सही हो रहा है, ए और आर दोनों सच हैं। कोई आदमी पूर्ण नहीं है, ये सही है। कोई पुरुष परिपूर्ण नहीं है, ये भी ठीक है। कुछ पुरुष परिपूर्ण नहीं है, ये भी ठीक है। अब कारण पूरा पूरा प्रदान नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रस्ताव कोई पुरुष ईमानदार नहीं है को गलत माना जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव निश्चित रूप से सत्य होने का दावा किया जा सकता है? कुछ लोग ईमानदार होते हैं, कुछ लोग ईमानदार हैं, कुछ आदमी ईमानदार होते हैं, कुछ पुरुष ईमानदार नहीं हैं और कोई ईमानदार व्यक्ति आदमी नहीं है। इसमें कहा गया है कि यदि प्रस्ताव कोई पुरुष ईमानदार नहीं है को गलत माना जाता है, ठीक है, कोई भी पुरुष ईमानदार नहीं है ये गलत माना जाता है। तो सही क्या होगा? कुछ आदमी ईमानदार होते हैं, सही हो जाएगा ना। यहाँ लिखा गया है कोई पुरुष ईमानदार नहीं होता है, इसे गलत मान लिया है। तो इसमें कहा जा सकता है ना कुछ आदमी ईमानदार होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पुरुष ईमानदार नहीं होता है, कुछ आदमी ईमानदार होते हैं। तो बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। NMEICT इज स्टैंड फॉर, ये इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आईसीटी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन, आईसीटी के माध्यम से ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय मिशन, आईसीटी के माध्यम से ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय मिशन या फिर आईसीटी के माध्यम से ई लर्निंग पर राष्ट्रीय मिशन। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन ये हो जाएगा, फिर उसके बाद आईसीटी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित संदेश अनुप्रयोग है? व्हाट्सएप सही है, त्वरित संदेश जाता है। गूगल टॉक से भी गूगल 2 बार लिखा है, गूगल टॉक होता है, ठीक। और उसके बाद वाइबर से भी होता है, ठीक। तो CABC तीनों हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक कंप्यूटर में 1 बाइट में आमतौर पर शामिल होते हैं 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट या फिर 10 बिट। 8 बिट होते हैं, ठीक। 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 46। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? माइक्रोफोन आउटपुट है, कीबोर्ड भी, जॉयस्टिक भी। इनपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है। अब यहाँ नहीं पूछा है ना, इनपुट डिवाइस नहीं है, तो मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं, आउटपुट देता है ना मॉनिटर, तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो डी सही हो जाएगा, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। 47 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खुला स्रोत सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करें, एम एस वर्ड नहीं होगा, विंडोज़ भी नहीं होगा, हाँ मोजिला फायरफॉक्स हो जाएगा। मोजिला फायरफॉक्स ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और कलाबाज पाठक ये भी नहीं होगा, तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हमें MS वर्ड में अलग अलग व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने में सक्षम बनाता है? तो ये मेल मर्ज होगा, मेल मर्ज के माध्यम से हम अलग अलग लोगों को एक ही पत्र भेज पाते हैं, ठीक है। मेल मर्ज के माध्यम से मर्ज कर देते हैं हम, तो वो अलग अलग लोगों को एक ही पत्र कई लोगों को भेज सकते हैं, तो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 49। ग्रामीण घरों के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण के स्रोत हो सकते हैं। असूचीगत गैस स्टोव सही, लकड़ी के भी स्टोव सही बात है, केरोसिन हीटर, ये सारे सही हो जाएंगे, डी सही हो जाएगा इसका। 50वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मनुष्यों में कैंसर का कारण बन रहा है? कीटनाशक, पहला ही सही हो जाएगा। इस कैंसर का कारण कीटनाशक बनते हैं, ठीक है। आज हम देख रहे हैं कई प्रकार के खाने में भी मैक्सिमम प्रकार के ऐसे भोज्य पदार्थ होंगे जिसमें कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है, तो और कैंसर होता है। पहले क्या होता था कि पहले जो लोग तंबाकू लेते थे उनको ही कैंसर होता था, लेकिन अब तो जो बच्चे 20 साल के नहीं हैं उनको भी कैंसर हो जा रहा है। तो इसका सीधा सीधा कारण है कीटनाशकों का प्रयोग इतना धड़ल्ले से किया जा रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है ये लोगों को, ठीक। तो कीटनाशक के माध्यम से कैंसर हो जाता है, तो 50 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और मे भी लास्ट होगा ये, हाँ लास्ट है। अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन है कि लोगों की जनसंख्या नियंत्रण के उपाय पर्यावरणीय क्षरण के जांच में आवश्यक रूप से मदद नहीं करते हैं, सही बात है। आर है कि जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण क्षरण के बीच संबंध बल्कि जटिल है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सत्य है, और आर सही विवरण है ए का, तो ऑप्शन ए सही होगा, ठीक। आर सही विवरण है ए का, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो बस इतना ही है इसमें। अब नेक्स्ट वीडियो में 2016 का जून 2016 का आएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर देंगे तो थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है, लाइक करने पर थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है, जिससे वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो वीडियो और बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।